बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाई नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रौरमन के बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत तो रहेला और रही कहकर मतलब है कि अगर रौरे की जानकारी चाहिए तो जानकारी के आगे हमरे देखा थी कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। फसलों के नुकसान की भरपाई करता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। सूकरों को स्वाइन फीवर रोग से बचाव के लिए कराएं टीकाकरण। फूलों की बेहतर कटाई करता है रोज सिकेटियर। सूखे, अतिवृष्टि, प्रतिकूल मौसम या अन्य रोग व्याधियों के कारण कभी कभी फसलें नष्ट हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में किसानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। इस प्रकार के नुकसान की भरपाई के लिए किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अपने फसलों का बीमा करा सकते हैं। सूकरों में प्रमुख तौर पर स्वाइन फीवर रोग लगते हैं। सूकरों को तेज बुखार, खाना कम कर देना इत्यादि इस रोग के लक्षण हैं और यह रोग संक्रामक होता है और तेजी से फैलता है। इन रोगों से ग्रसित हो जाने पर पशुओं का इलाज कठिन हो जाता है और उसे बचा पाना मुश्किल हो जाता है। ये रोग सूकरों में ना लगे, इसके लिए पशु चिकित्सक से सलाह लेकर उचित समय पर स्वाइन फीवर का टीका अवश्य लगवाएं। खरीफ में मक्का हमारे यहाँ किसान मुख्य रूप से लगाते हैं। मक्का के बेहतर पैदावार के लिए उन्नत किस्मों का चयन किसान भाइयों को करना चाहिए। कृषि विशेषज्ञों द्वारा अनुशंसित झारखंड के लिए मक्का के उन्नत प्रभेद हैं सुआन, बिरसा विकास मक्का 2। यदि हाइब्रिड प्रभेद लगाना चाहें तो कंचन और HQPM 2 और 5 नामक प्रभेद लगा सकते हैं। सुआन, बिरसा विकास मक्का 2 ये खरीफ मक्का के उन्नत प्रभेदों में अच्छे माने जाते हैं। वहीं हाइब्रिड प्रभेद हैं कंचन, HQPM 2 और 5। 1 हेक्टेयर भूमि के लिए 20 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। ये प्रभेद लगभग 80 से 100 दिनों में तैयार हो जाते हैं। इन्हें लगाकर किसान प्रति हेक्टेयर लगभग 45 से 80 क्विंटल तक मक्का की उपज पा सकते हैं। फूलों की कटाई करनी हो या पौधों के डंठलों की छटाई करनी हो, इन कामों के लिए बेहतर उपकरण है रोज सिकेटियर। आइए जानते हैं इस उपकरण में और क्या खूबियां हैं। ये है रोज सिकेटियर। पौधों एवं फूलों की बेहतर कटिंग के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इस उपकरण में तेज एवं जंग रोधी एक ब्लेड लगा होता है जो फूलों एवं पौधों के डंठलों की आसानी से काटता है। सबसे खास बात इस उपकरण की ये है कि पौधों के काटे गए हिस्से उसी में फंसे रहते हैं, जिसे आप उचित स्थान पर फेंक सकते हैं। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, संक्रमण से बचते हुए करें कृषि कार्य। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाई बहन, कृषि समाचार में रोरम तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मौसम कर हाल कर बारे में और कृषि संबंधी नवा जानकारी मिलत। एखन बेरा हो जाए छोटा सा विराम कर, विराम के बाद आवत ही घूर के और की जानकारी देवत ही। भारत
एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एक मुख्य स्तंभ की तरह है और हमारे किसान अन्नदाता। लेकिन कभी कभी प्रकृति के सख्त तेवर के कारण हमारे किसानों को उचित कृषि उत्पाद हासिल नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में उन्हें सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाना और उन्हें लाभान्वित करने का काम बैंक और राज्य स्तरीय बैंकर समितियां यानी SLBC की हैं। इनमें सार्वजनिक और निजी वाणिज्यिक बैंक के अलावा क्षेत्रीय, ग्रामीण, सहकारी बैंक के साथ साथ कई प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों को भी शामिल किया गया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों का नामांकन जरूरी है। इस समय 540 बैंक की 1.5 लाख शाखाओं के द्वारा किसानों का नामांकन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक कारगर उपाय है। ये हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह है। फसल अगर बर्बाद भी हुई तो भी हमें मुआवजा मिल जाता है। जमीनी स्तर पर की गई समीक्षा और अध्ययन के आधार पर कृषि मंत्रालय भारत सरकार की योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कई बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव के कारण किसानों की समस्याओं का निदान कर उन्हें और सशक्त बनाया जा सकेगा। इसके अलावा SLBC और बैंकों के कार्यों और भूमिकाओं को और अधिक विस्तृत किया गया है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों का नामांकन अब उनकी इच्छा पर निर्भर है। वो नामांकन के लिए स्वतंत्र हैं। योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए बैंकों के कार्यों में किसान अकाउंट के दावे का निपटान, ऋणी किसानों का प्रीमियम काटना और गैर ऋणी किसानों से प्रीमियम जमा करवाकर बीमा कंपनी को भेजना, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर किसानों के विवरण की अपलोडिंग, फसल हानि की समीक्षा को सुनिश्चित करना और किसानों की फसल हानि की सूचना बीमा कंपनी तक पहुंचाने का काम भी बैंकों के द्वारा ही किया जाएगा। इसी प्रकार योजना को क्रियान्वित करने वाले बैंक योजना से संबंधित विशेष जागरूकता अभियान को समय समय पर ऋणी और गैर ऋणी किसानों के लिए आयोजित करेंगे। ऋणी किसानों को योजना में भाग लेने के लिए उन्हें कॉल या SMS के द्वारा भी संपर्क और सूचित किया जाएगा। नामांकन की सुविधा के लिए जन धन खाता या बचत खाते का होना जरूरी है। गैर ऋणी किसानों का बैंक में खाता मौजूद नहीं है तो पहले उनका बचत खाता खोलकर सभी सुविधाएं दी जाएंगी। बैंक की शाखाओं को घोषणा पत्र की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी को भविष्य में पत्राचार के लिए संभाल कर रखना होगा और उसकी एक कॉपी या एक्नॉलेजमेंट किसान के हवाले किया जाएगा। नामांकन के लिए कट ऑफ डेट से 2 दिन पहले तक बीमा के लिए फसल का नाम बदलने का प्रावधान होगा। बैंक की शाखाएं नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल पर सभी विवरण भी दर्ज करेंगी। सभी किसानों और विशेष ऋणी किसानों के आधार नंबर को जांचकर बैंक द्वारा अपडेट किया जाएगा। राज्य और जिला अधिकारी संबंधित एजेंसी और बीमा कंपनी के समक्ष किसानों को शिकायतों की सुविधा प्रदान करने का काम भी बैंकों के द्वारा किया जाएगा। SLBC बैंकों के लिए स्थापित एक शीर्ष संस्था है। यह संस्था राज्य सरकार और भारत सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर सदस्य बैंकों के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को क्रियान्वित कर भारत के किसानों को सशक्त करने का काम कर रही है और उसका सीधा लाभ हमारे देश के किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। सशक्त किसान, देश की शान। तो किसान भाई बहन मन अगर और मन के जानकारी चाहिए तो ये जानकारी हम सीधे चलब कलेश महतो जी से और उनकर से जानकारी लेब कि भाई ये जो केज कल्चर कर द्वारा मछली पालन करत है, मत्स्य विभाग से इनके का मतलब लाभ मिलक, योजना का लाभ मिलक और ये गेतल सूत डैम से जुड़ के कैसे काम करत है, कारभार के संभाले और अपन साथ कहते आदमी मन के जोड़ हैं और कहाँ से प्रशिक्षण पालाएं इस बारे में संपूर्ण जानकारी अगर चाहिए तो चलो हमारे साथ चला थी कलेश महतो जी से बातचीत करा थी। वर्तमान में मछली पालन की मांग बाजार में काफ़ी ज़्यादा है, जिसको देखते हुए इसको बेचने में अधिक दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। इसके अलावा मछली पालन उद्योग की शुरुआत करने में अधिक पूंजी की जरूरत नहीं पड़ती।
यह उद्योग कम खर्च में अधिक उत्पादन देने वाला है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर महेशपुर अनगड़ा के रहने वाले कैलाश नायक ने भी मछली पालन की शुरुआत की। आज ये एक सफल मछली पालक बन चुके हैं। एक ऐसा दौर भी था जब हमारे राज्य झारखंड में बाहर से मछलियाँ आती थी लोगों की खाना पूर्ति के लिए, लेकिन अब समय के साथ धीरे धीरे बदलाव हो रहा है। अब हमारे झारखंड के किसान जो हैं खुद से मछली का उत्पादन कर रहे हैं, और कहें तो हमारे राज्य के जो किसान हैं मछली उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता धीरे धीरे हासिल कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम आ पहुँचे हैं रांची जिला के अनगड़ा प्रखंड के गेतलसूद गांव के महेशपुर गांव में, जहां पे हमारे साथ कैलाश नायक नाम के एक ऐसे किसान हैं जिन्होंने अपने मेहनत के बल पे मछली उत्पादन के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। ये कब से मछली पालन कर रहे हैं और इनके जीवन में कितना बदलाव आया है, कहाँ से प्रशिक्षण लिए हैं, खुद तो लाभान्वित हो ही रहे हैं, साथ ही आसपास के किसानों को भी मछली पालन करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आइए इनसे हम जानते हैं कि कब से ये मछली पालन कर रहे हैं और कितने आर्थिक रूप से सशक्त हुए हैं। कैलाश नायक जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अरे कैलाश जी, अगर मछली पालन की बात करते हैं तो मन में कैसे विचार आया कि मछली पालन करना है? देखिए, इससे पहले जो है ना कि हम मछली का काम करते ही थे, लेकिन इस पैमाने में नहीं। वहाँ जो हम लोग काम करते थे तो एक कंपटीशन का दौर था। हम लोग का जब ये जो अलग वाला जो सिस्टम है, केज छोड़ के, पेन कल्चर छोड़ के, उससे पहले हम लोग ये जैसे छोटा मोटा जो जाल वाला है, तो यहाँ का जनसंख्या इतना था और मछली और जाल का जो कॉम्बिनेशन बोले तो बहुत ज़्यादा जाता था। वहाँ जैसे एक मछली को मारने के लिए कम से कम 10 या 15 जाल वहाँ लग जाता था, तो मछली किस में फंसेगा नहीं फंसेगा उसका कोई गारंटी नहीं रहता था, और बहुत कंपटीशन था। इस वजह से हमने सोचा कि इसको धीरे धीरे, हमको तो यही मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, लेकिन हम चाह रहे थे कि इससे तब्दील करके इसको कुछ नए में या कुछ ऐसा काम किया जाए जो कि मैं भी और साथ ही साथ जो गांव के हैं उन लोग का भी थोड़ा सा जीवन में परिवर्तन आए, और मछलिए से मछली पालन के द्वारा रोजगार सृजन तथा आय में वृद्धि की अपार संभावनाएं बढ़ी है, जिसे देखते हुए आज किसानों को इससे जोड़ने का काम किया जा रहा है। किसानों के लिए मछली पालन एक व्यवसाय, एक सफल रोजगार का मार्ग खोल रहा है। क्षेत्र में प्रशिक्षण तो बहुत मायने रखता है, क्योंकि बिना प्रशिक्षण का कुछ होता नहीं। हम लोग तो पहले जैसे है अपना अनुभव या जो भी है थोड़ा बहुत जैसे तैसे अपना काम करते थे, लेकिन प्रशिक्षण में जाके हम लोग को बहुत चीज़ और बहुत सा ऐसा चीज़ है जो कि हम लोग को जानकार मिला कि जैसे कौन सा मछली को कहाँ डालना चाहिए, कितना क्वांटिटी में डालना चाहिए, और कौन मछली क्या खाता है, उसका मेन पोषक आहार या मेन उनका आहार कौन सा है। इस सारा चीज़ हम लोग को वही प्रशिक्षण में जाके ही मिला है। आप काफ़ी बड़े क्षेत्र में मछली पालन का कार्य कर रहे हैं। गेतलसूद डैम जो है काफ़ी बड़ा डैम है, यहाँ पर आप मछली पालन कर रहे हैं। तो मछली पालन किस तरीके से कर रहे हैं? पैन कल्चर में कर रहे हैं, केज कल्चर में कर रहे हैं, क्या किस तकनीक क्या है आप लोग का? देखिए, पहले तो हम लोग को उतना स्टार्ट नहीं किए थे, लेकिन हम लोग जैसे हो गया आपका चांडिल हो गया, जो बड़ा बड़ा जहाँ जहाँ काम हुआ था हम लोग वहाँ पहले राउंड मारे। एक मेरा साथी थे, उनके साथ मिल के हमने चांडिल हो गया, काके हो गया, आपका ये पतरातू हो गया, इसमें राउंड मारे। हम लोग को तो उतना आइडिया नहीं था, लेकिन हम लोग को ये आभास हो गया था कि हम लोग को केज कल्चर काम करने के लिए दिया जाएगा, लेकिन हम लोग को उतना नॉलेज नहीं था। इसके लिए हम लोग पहले अपना जो है वो तो हो गया प्रशिक्षण, तो वो अलग है, और वो हो गया किताबी नॉलेज। अब प्रैक्टिकल जो ओरिजिनल में जब हमको धरातल में काम करना है उससे क्या हमको वो होगा, इसलिए हम लोग पहले पूरा जाके वहाँ का हर एक किसान से बात किए, वो किए, तो कहाँ पर उन लोग का प्रॉब्लम हुआ, कहाँ प्रॉब्लम होता है, वही चीज़ को हम लोग पकड़ें और वही चीज़ को लेके आज उसी पर हम लोग काम करके आज यहाँ आए हैं। और केज कल्चर में पहले तो पंगासिस का ज़्यादा मछली का वो होता था, लेकिन धीरे धीरे क्या बोलते हैं मोनोसेक्स तेलपिया हो गया, जो कि हमारे राज्य में बोले तो रांची या अगल बगल के जो छोटे छोटे गांव शहर अति गांव है उसमें तेलपिया का जो है डिमांड बहुत अच्छा है। ये पंगासिस है नया मछली, इसका तो उतना हम लोग के साइड में उतना सेल नहीं है, लेकिन है अच्छा खासा साइज बढ़ने का। एक मछली पालन का काम गेतलसूद डैम से कर रहे हैं। वे एक अच्छे मछली पालक बन चुके हैं। मछली पालन की पूरी प्रक्रिया को ये ध्यान में रखते हुए इस कार्य को करते हैं। मछली पालन के लिए तालाब को तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण है। तालाब अच्छी तरह तैयार रहेगा तो मछली भी उतना ही फायदा देगी। इस काम में मत्स्य मित्र से जुड़ने से फायदा मिलता है। नहीं, जब हम लोग फर्स्ट बार यहाँ काम शुरू किए उस टाइम मेरा मित्र कैलाश जी हैं, उस समय यहाँ पर मछलियों को लेके वैसा कोई कार्य नहीं होता था। मतलब लोग मछली अपने पर्सनल के लिए मारते थे और इसके अलावा बड़ा पैमाने पे वैसा कोई मतलब नहीं था।
तो ये हमसे मिले, उसके बाद इनसे परिचय हुआ मेरा। हम लोग साथ ही में पढ़े लिखे हैं, तो उसी टाइम से हम लोग एक दूसरे से घुल मिल गए। तो ये अक्सर इनका माइंड में ये चलता था कि हम लोग जिस स्थान पे हैं, आने वाला दिन में या आने वाले कल में यहाँ पर जिस तरह का स्थिति है या हमारे जैसा फील्ड है, तो मछली को लेके यहाँ पर हम लोग प्लानिंग करते हैं कि बड़े पैमाने पे यहाँ काम करें। तो फिर धीरे धीरे हम लोग का विचार बना। विचार बनने के बाद हम लोग डिसाइड किए कि हम लोग एक दिन ऐसा करते हैं कि जो मत्स्य विभाग है रांची डोरंडा में, वहाँ जाके इस चीज़ का मतलब जानकारी लिया जाए और इस प्रोसेस को बढ़ाया जाए। तो हम लोगों ने 3-4 मित्र के साथ में प्लानिंग किए। उसके बाद हम लोग चले गए रांची डोरंडा में। वहाँ पर जाने के बाद हम लोग कार्यालय पे गए। वहाँ के कार्यालय के जो हमारे इंचार्ज थे उनसे हम लोग मिले, फिर बात हुआ, वो सारा कुछ बताएं। उसी टाइम में हम लोग को फर्स्ट 12 केज मिला, जिसमें मेरे मित्र के साथ में हम लोगों ने काम का शुरुआत किया। उसमें लगभग हम लोग 14 आदमी मतलब पहली बार उसमें काम किए। ठीक, उस समय ट्रेनिंग हम लोग को लगभग वही 5 दिन का दिया गया प्रशिक्षण। उस समय हम लोग का उतना भी अनुभव नहीं था, बल्कि 6 दिन में हम लोग पूरा परिपूर्ण जानकारी नहीं ले सकते थे। इसलिए हम लोग जैसे धरातल पे उतरे, उस टाइम में हम लोग जैसे लोकल में आपका हो जाता है रमदगा हो गया, आपका गेतसूद हो गया, फिर आपका कांके हो गया, फिर चांडिल हो गया, फिर पतरातू डैम हो गया। यहाँ के लोगों से जाके हम लोग मिले, वहाँ के जो जानकार व्यक्ति थे उनसे मिले, उनसे विचार हुआ, बात हुआ। तो हर एक एंगल पे हम लोग कलेश जी जैसा बताएं कि जहाँ पर हम लोग देखते थे कि प्रॉब्लम है, वही चीज़ को लेके हम लोग मुद्दा बनाए। उसके बाद आके बैठ के उसके बाद ये चीज़ प्रतिक्रिया हम लोग शुरू किए। ग्रामीण क्षेत्र में जिस हिसाब से पढ़ाई लिखाई होता है वो कंपटीशन के हिसाब से नहीं हो पाता है, इसलिए बहुत सारा कठिनाई करना पड़ा। तो बाद में देखे कि ये समिति मेरा गांव, हम यहाँ के अस्थायी हैं, तो गांव के लोग यहाँ पे काम करते थे, तो देखे कि इसमें अच्छा खासा स्कोप है, मेरे रोज़गार का बहुत बढ़िया साधन है, तो इसलिए हम इसमें जुड़ गए। इसमें जुड़ के बहुत मैंने अच्छा है कि इसमें लगता है कि जो नौकरी में हम बाहर जाके कर लेते थे वो हम यहाँ रख के और अपना फैमिली सब परिवार से गांव समाज में रख के हम इसमें उतना कर सकते हैं जितना एक व्यक्ति जो नौकरी करके उतना इनकम कर सकता है। तो किसान भाई बहन एखन रोरमन मछली पालन के बारे में जानकारी मिलक। अब मछली पालन के जानकारी के बाद हमारे आगे बढ़ा थी और दूसर जानकारी लेवा थी। दूसर जानकारी है कि रोरमन अगर गेहूँ कर खेती करा थी तो बहुत सुंदर बात है, मकिल यह गेहूं के खेती के वैज्ञानिक तरीका से करब तो और बढ़िया हुई। इकर में रोरमन के दिन दुगना रात चौगुना तरक्की हुई, आमदनी बढ़ी। आज हम आप पहुँचे हैं रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में और हमारे साथ यहाँ के वैज्ञानिक डॉक्टर नैयर जी हैं जो सस्य विज्ञान विभाग से जुड़े हुए हैं। आइए उनसे हम जानते हैं कि गेहूं की वैज्ञानिक खेती किस तरीके से की जाए। सर आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। जी नमस्कार। अगर हम सर गेहूं की बात करते हैं तो खरीफ फसल कटने वाले हैं और जो है रबी फसल लगने वाले हैं, तो रबी में गेहूं का अपना एक अलग स्थान है। पूरे देश में गेहूं की जो खेती है काफ़ी किसान लोग करते हैं, तो वैज्ञानिक खेती की जब बात करते हैं तो किस तरीके से की जाए? जी, हमारे पूरे देश में जो गेहूं का उत्पादन होता है हम लोग दूसरा स्थान पूरे विश्व में रखते हैं। करीब 107 मिलियन टन पिछले साल प्रोडक्शन हमारे देश में गेहूं का हुआ था और लगभग 29.5 मिलियन हेक्टेयर में हम लोग पूरे देश में खेती करते हैं। तो खाद्य सुरक्षा के मामले को हम लोग देखें तो गेहूं का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यदि गेहूं का पैदावार अच्छा नहीं हो तो हमारे देश का खाद्य सुरक्षा जो है वो खतरे में पड़ जाता है। तो गेहूं बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है भारत के लिए। जहां तक झारखंड की बात है तो इधर विगत 15 सालों में गेहूं की खेती में झारखंड के किसानों ने भी धीरे धीरे गेहूं को अपनाया है और यहाँ का जो फूड हैबिट है, जो खाने की लोगों की किस्म है वो धीरे धीरे बदली है। अब लोग यहाँ पे रोटी भी खाना शुरू कर दिए। तो जहाँ तक झारखंड की बात है करीब 3 लाख हेक्टेयर में झारखंड में गेहूं की खेती होती है और यहाँ की उत्पादकता जो है करीब 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर है, जबकि भारतवर्ष की जो उत्पादकता है 35 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। यानी 15 कुंटल के आसपास जो है हम लोग भारत का जो औसत उत्पादकता गेहूं का है उससे कम है। तो आपने उत्पादन के बारे में बताया कि पूरे विश्व में जो भारत का स्थान है गेहूं के उत्पादन में द्वितीय है और विगत कुछ वर्षों में झारखंड में भी जो है गेहूं की खेती काफ़ी तेजी से हो रही है। अगर हम वैज्ञानिक खेती की बात करें तो वैज्ञानिक खेती हमारे किसान किस तरीके से करें? हम इसी और आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि झारखंड में हमारे यहाँ जो है उत्पादकता काफ़ी कम है। तो किसान यदि वैज्ञानिक तरीके से खेती करेंगे तो निश्चित रूप से इनकी उत्पादकता जो है
उसमें काफ़ी वृद्धि होगी। जहाँ तक गेहूं के खेती के बारे में है तो खेती का सबसे पहले है सही समय का चुनाव। यदि गेहूं की जो बुआई होती है यदि सही समय पर हम नहीं करेंगे तो हम सही उपज नहीं ले पाते। तो सही जो खेती का जो समय है हमारे भारतवर्ष में और झारखंड में भी दो तरह की गेहूं की खेती होती है। एक तो बरानी खेती जो पूरी तरह वर्षा पर आधारित होती है और दूसरी जिसमें हम पूरी सिंचाई देते हैं। तो वर्षा आधारित जो गेहूं की खेती करते हैं उसमें हम सिंचाई नहीं देते हैं। जो भी वर्षा ऊपर से होता है, बारिश होती है रबी के सीज़न में, उसी में वो फसल हो जाती है। तो उसकी किस्में जो होती है अलग होती है और उन किस्मों को जो वर्षा पर आधारित होती है उन किस्मों को लगाने का समय जो है 25 अक्टूबर से शुरू हो जाता है। 25 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर तक हम लोग उसको लगा देंगे तो उसकी अच्छी फसल होगी। उसके बाद जहाँ बहुत बड़े भाग में सिंचित अवस्था में गेहूं की खेती होती है जिसमें हम लोग जब ज़रूरत होती है पानी हम लोग देते हैं। तो झारखंड में जो सिंचित गेहूं की खेती का जो सही समय होता है वो 10 नवंबर से शुरू हो जाता है। अपने समय के बारे में बताया कि जो है 25 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक का जो है उचित समय है। अगर हमारे किसान भाई उस अवधि में लगाते हैं जी, वर्षा आधारित वाले को लगाते हैं, काफ़ी अच्छा रहता है जी। नहीं, जब वैज्ञानिक खेती की बात करते हैं तो उसमें कौन सा किस्म का चयन किया जाए, बीजोपचार किस तरीके से किया जाए, उर्वरक का प्रयोग किस तरीके से किया जाए, सिंचाई कितनी अवधि में की जाए। तो हम यही किसान से कहना चाहेंगे कि जो वर्षा आधारित जो किस्में हैं जिसमें बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है वो किस्म अभी भारतवर्ष में बहुत सारी कुछ किस्में हैं जिसमें पानी की आवश्यकता कम होती है। तो ये किस्म जो है हम किसान भाइयों से कहना चाहेंगे HD 3171 अभी हाल में ही ये प्रजाति जो है वो रिलीज हुई है करनाल से। HD 3171, उसके बाद HD 3249, उसके बाद K 1317, उसके बाद HI 1612, उसी तरह DBW 252। ये 5 जो वैरायटी है ये यदि आप एकाक सिंचाई देते हैं तो भी आपको काफ़ी उपज दे देती है बनिस्बत के पूरा सिंचाई यदि आपके पास उपलब्ध नहीं है तो जो हमने 5 किस्म बताया ये किस्म आप लगाएं। यदि आपके पास 1 सिंचाई है, 2 सिंचाई है, उसके बाद आपके पास सिंचाई नहीं है तो जो पूरा सिंचाई देने से जो किस्मों का नाम हम बताएंगे उन किस्मों को यदि कम सिंचाई है तो नहीं लगाएं। तो ये जो हमने 5 किस्मों का नाम बताया ये कम सिंचाई आपके पास है उसके लिए ये उपयुक्त किस्में हैं और इन किस्मों को हम 25 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर के बीच में किसी भी हाल में लगा देते हैं। जहाँ तक सिंचित अवस्था में जहाँ पे पूरी सिंचाई आपके पास है तो उनके लिए भारतवर्ष में बहुत सारी किस्में हैं जो झारखंड क्षेत्र के लिए भी अनुशंसित है। उन किस्मों में DBW 187, HD 2967 ये जो किस्में हैं, 2 किस्में जो हमारे पास है अभी हाल ही में DBW 187 पिछले वर्ष ही ये अनुशंसित हुआ है झारखंड के लिए और इसमें पाया गया है देश के लेवल पे 80 कुंटल प्रति हेक्टेयर इसका यील्ड आता है। और हमने पिछले बार झारखंड में भी किसानों के बीच में इनको फ्रंट लाइन डेमोस्ट्रेशन के तहत DBW 187 HD 2967 का हमने वितरण किया था तो हमने पाया कि किसान जो है 40 से 45 कुंटल तक यील्ड किसान अपने खेत में ले रहे हैं। तो हम किसानों से यही कहेंगे कि DBW 187 और HD 2967 ये वैरायटी बहुत अच्छी है। यदि आपके पास पूरी सिंचाई है और सही समय पे लगाने का मतलब है कि 10 नवंबर से लेकर के आप 30 नवंबर के बीच में ये गेहूं लगा दें और इसमें आप सिंचाई करीब 6 के आसपास लगता है और यदि मिट्टी में बालू की मात्रा कम होगी तो सिंचाई कम लगेगा उसी के अनुसार। तो हम समझते हैं कि इन किस्मों को यदि आप अपनाएंगे और जो सोइंग का जो समय है उसको आप पकड़ेंगे। यदि कोई किसान सोचेगा कि हम दिसंबर में लगा देंगे, 10 नवंबर के बाद नहीं लगाएंगे तो उसी तरह उसकी जो उपज है वो कम हो जाएगी क्योंकि उसका जो ठंडे का जो पूरा जो ड्यूरेशन है, अवधि है, वो नहीं मिल पाता है। तो हम किसानों को अनुशंसा करते हैं, हम लोगों ने जो पाया है
वो 10 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक गेहूं को सिंचित अवस्था में लगा देना चाहिए। तो बोलू ये दुयो जानकारी रौरे कैसे लागलक बेस है नहीं तो भाई ऐसा जानकारी के रौरे के चाहिए या रौरे ठिन कोई जानकारी है तो पता के जरूर लिखू। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातुर रांची और पिन कोड संख्या 834001। तो किसान भाई बहन मन इके लिखल बाद रौरे मन के और जानकारी देवे के है वो बहुत जरूरी है कि अगर रौरे मन के जो पसंदीदा कार्यक्रम है कृषि दर्शन अगर छूट गलक तो परेशानी के बात नहीं है। रौरे मन अपन सोशल मीडिया यूट्यूब में जाके देख सकीला और जानकारी के पाए सकीला। तो आज रौरे मन इजाज़त दो मकिल एहे दिना और एहे बेरा नवा जानकारी के साथ और उपस्थित होब। तब तक इजाज़त दो। नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।